हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम एसी मेजरमेंट एसी ब्रिज की सीरीज़ में एक नेक्स्ट ब्रिज पढ़ेंगे जो है वेन्स ब्रिज। वेन्स ब्रिज एसी ब्रिज की कैटेगरी में क्लासीफाई होता है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो है ये अननोन फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए ये काम में लिया जाता है। इस ब्रिज का अगर हम सेटअप देखें तो यहाँ पे आपकी जो 4 आर्म्स हैं उसमें आर रेजिस्टिव और कैपेसिटिव दो ब्रांच जो है वो पैरेलल में होगी एक आर्म में, और एक आर्म में आपका रेजिस्टेंस और कैपेसिटर जो है वो सीरीज में होगा। ठीक है, दो आपकी जो रेस्ट ऑफ द दो आर्म्स हैं R3 और R4 ये आपकी नॉन रेजिस्टिव आर्म्स हैं। यहाँ पे इनका जो वैल्यू है वो फिक्स है। R1 C1 और R2 C2 को वेरी करके आप जो भी आपने एक्साइटेशन सोर्स लगाया है, जो आपने वोल्टेज सिग्नल इसमें अप्लाई किया है, उसका जो ओमेगा है वो आप कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि अब इसमें जो आपका सोर्स लगा है वो एक एसी सिग्नल है, तो आप इसे एसी ब्रिज की कैटेगरी में आप इसको डालेंगे। लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है वो ये है कि ये फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए काम में आता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ अननोन सोर्स जो आप यहाँ पे ये सेटअप करें, इस सेटअप में आपने यहाँ पे सोर्स अप्लाई किया, फिर R1 C1 R2 C2 को आप कंटिन्यूसली मूव करेंगे, स्लाइडर पे मूव करते रहेंगे जब तक कि आपको डिटेक्टर पे एक ज़ीरो डिफ्लेक्शन ना मिल जाए, डिटेक्टर आपको एक नल कंडीशन ना शो कर रहा हो। और जहाँ पे आपको जिस कंडीशन पे जिस R1 R2 की वैल्यूज़ पे आपको बैलेंस कंडीशन मिल गई है, जहाँ पे आपको ज़ीरो डिफ्लेक्शन मिल गया है, उस जगह पे आप रुकते हैं, इन कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ को नोट डाउन करते हैं और इन कंपोनेंट से कोरिलेटेड सोर्स की फ्रीक्वेंसी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वेन्स ब्रिज इज अ alternating current type of bridge, AC bridge, that is used to measure the frequency of a unknown voltage source। ठीक है, तो ये इसका डेफिनेशन हुआ। हम इसका बैलेंस इक्वेशन निकालते हैं। बैलेंस इक्वेशन वही प्रोसीजर रहेगा जो हम फॉलो अप करते आए हैं ब्रिज के लिए। अब जो डिटेक्टर है वो इस आर्म के दो पॉइंट्स पे यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्टेड है, तो Z1 डिवाइड बाई R3 शुड बी इक्वल्स टू Z2 डिवाइड बाई R4 फॉर अ बैलेंस कंडीशन। ये हमने यही किया है अपने प्रीवियस प्रैक्टिस में कि आपकी जिन दो कनेक्टिंग आर्म्स के बीच में डिटेक्टर लगा है उनका जो रेशियो है दैट शुड बी सेम। तो मैं इसको उसको लिखूँ Z1 डिवाइड बाय R3 should be equal to Z2 divided by R4। ये दोनों ब्रांच रेजिस्टिव है, तो हमने यहाँ पे इम्पीडेंस इनकी सिंपल रेजिस्टेंस होगी, ये आपने लिख ली, और ये आपके R और C का कॉम्बिनेशन है, तो इनको आप एक बार जनरलाइज मैनर में इम्पीडेंस की फॉर्म में लिखेंगे। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि किसी भी तरीके का ब्रिज का सर्किट सेटअप हो, अगर कहीं पे भी एक आर्म में R और C पैरेलल में इंक्लूडेड है या उनका एक पैरेलल कॉम्बिनेशन एक आर्म का पार्ट है, तो उस आर्म का इम्पीडेंस ना लिख के आप एडमिटेंस लिखें, तो जो आपका कैलकुलेशन है, जो ब्रिज की बैलेंस इक्वेशन है, वो आप जल्दी सॉल्व कर लेंगे। उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। Z1 की जगह हम अपने फाइनल एक्सप्रेशन में Y1 लाने की कोशिश करेंगे। Z1 में आपका R और C जो है वो पैरेलल में है। यही ट्रिक हमने अप्लाई की थी मैक्सवेल ब्रिज से जब हम पढ़ना शुरू किए थे। तो इसको अगर हम वापस रीअरेंज करें तो मैं इसे लिख सकती हूँ R4 बाय R3। ये R4 मैंने यहाँ ले लिया इक्वल्स टू Z2 बाय Z1। मैं ये 1 बाई Z1 ला रही हूँ ताकि मैं Y1 लिख सकूँ। ठीक है, तो R4 बाय R3 इसको मैंने लिखा Z2 Y1। 1 बाई Z1 Y1 हो जाएगा ना। Z2 क्या है? Z2 इज R और C का सीरीज कॉम्बिनेशन। Z2 आपका हो जाएगा R2 प्लस 1 अपॉन J ओमेगा C2, है ना, इस ब्रांच का इम्पीडेंस। और Y1 क्या हो जाएगा आपका? Y1 पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपकी एडमिटेंस जुड़ती है। Y1 क्या हो जाएगी? 1 अपॉन R1 प्लस J ओमेगा C1। यही करते आए हैं हम लोग, है ना।
इन दोनों एक्सप्रेशन को आप यहाँ पे लिखेंगे और आप अपना जो बैलेंस इक्वेशन है उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। तो मैं इसको लिखती हूँ R2 प्लस 1/j⍵C2, ये हो गया आपका Z2 है ना, और Y1 आपका हो गया है 1/R1 प्लस j⍵C1। देखिए एडमिटेंस लिखते ही आपका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत सिंपल हो जाता है। अगर आप यहाँ पे एडमिटेंस ना लिख के Z1 लिखते हैं तो Z1 जो है आपका एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक कॉम्प्लेक्स पार्ट बनेगा, फिर आप डिनोमिनेटर को रियल में कन्वर्ट करते हैं और एक बहुत मेसी सा लेंदी सा बैलेंस इक्वेशन का सॉल्यूशन आप राइट डाउन करते हैं। और ये चलिए जब तक आपको इसको डिस्क्रिप्टिव आंसर देना है तब आप उस को मेंशन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या हम एग्जाम में हमें अपनी स्पीड ऑफ जो रिस्पॉन्स है उसे जब इंक्रीज करना है तो इस तरह के जो सेटअप है वो हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस कर लीजिए। ब्रिज का जो की फैक्टर है वो यही है कि आप मिनी टाइप्स ऑफ जितने भी जो आपके पॉपुलर नेम के साथ ब्रिज हैं उनकी बैलेंस इक्वेशन तो निकालिए ही निकालिए। किसी भी तरीके का सेटअप है जिसका कोई भी नाम नहीं दिया हुआ है उस तरह की भी बैलेंस इक्वेशंस को प्रैक्टिस कीजिए, और इस प्रैक्टिस के साथ साथ आप इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको आप अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ और अच्छी स्पीड के साथ सॉल्व कर पाएंगे। तो बस यही याद रखना है कि किसी भी ब्रांच में पैरेलल R और C को एडमिटेंस में कन्वर्ट कर लें। तो मैं इसको फर्दर लिखती हूँ R4/R3 इक्वल्स टू R2/R1 प्लस j⍵C1R2। पहले ये वाला एक्सप्रेशन इस पूरे से मल्टीप्लाई किया, फिर इस एक्सप्रेशन को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 1/j⍵C2R1 प्लस C1/C2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, j⍵ कैंसिल हो जाना है, C1/C2। ठीक है, तो ये आपका एक्सप्रेशन आया। इस बैलेंस सेटअप में अगर आप रियल पार्ट को इक्वल करते हैं तो R4/R3 विल बी R2/R1 प्लस C1/C2। इस तरफ आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में है वहाँ पे आपका इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, ये आपका रियल पार्ट था। रियल पार्ट को आपने दिस प्लस दिस के इक्वल कर दिया है। ये एक्सप्रेशन भी कई बार आपको विंस ब्रिज का सेटअप दिया हुआ होता है और इसकी अगर फ्रीक्वेंसी दी हुई है या फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसके बैलेंस कंडीशन में आप ये वैल्यू दी हुई है तो ये वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो ये रिलेशन भी आप लोगों को प्रैक्टिस कर लेना चाहिए कि आप किस तरह से इसे फाइंड आउट करेंगे। केवल इसका फार्मूला, फाइनल फार्मूला याद करने की ही कोशिश करके शॉर्टकट ना लगाएं। जो जनरली स्टूडेंट्स ये कर लेंगे कि विंस ब्रिज है तो इसमें हम केवल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला याद कर लेते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेरिवेशन तो आना नहीं है अगर ऑब्जेक्टिव है तो ये भी वैरायटी आपका एक बन सकता है। सो कीप प्रैक्टिस। और अब अगर हम इसका इमेजिनरी पार्ट लें तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें ये दोनों आपके एक्सप्रेशंस हैं, बट इन दिस साइड देयर इज इमेजिनरी पार्ट इज 0। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, j⍵ को आपने अगर कॉमन ले लिया है तो j⍵, आप इसको लिखेंगे, सॉरी j⍵ नहीं कॉमन आएगा, आप इसको j को अगर कॉमन ले लेते हैं तो ⍵C1R2 माइनस 1/ω⍵C2R1। माइनस आपको समझ में आ गया। इसको मैं -j² अगर ऊपर लिख के j² लिख के j कॉमन लेती हूँ तो आपका यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, j² इक्वल्स टू -1, इस तरीके से करके इसको, ठीक है ना। तो आप इसको अगर एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाता है इक्वल्स टू 0, है ना। इमेजिनरी पार्ट जो है वो आपका 0 हो जाता है। तो इस इक्वेशन से ये तो आपके रेजिस्टिव और कैपेसिटिव कंपोनेंट्स का बैलेंस इक्वेशन हुआ। इससे हम निकालेंगे ⍵C1R2 माइनस 1/ω⍵C2R1 इक्वल्स टू 0। आप लिखेंगे ⍵C1R2 इक्वल्स टू 1/ω⍵C2R1। आप लिख सकते हैं ⍵² इक्वल्स टू 1/ω
R1 R2 C1 C2 और ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ R1 R2 C1 C2। ये ओमेगा की टर्म में अगर आप लिख रहे हैं रेडियन पर सेकेंड, अगर आपसे पूछा जाए फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में तो आप लिखेंगे 1 अपॉन 2 पाई R1 R2 C1 C2, ये आपकी आ गई हर्ट्स में। अगर जनरली ये जो सेटअप किया जाता है इसमें R1 C1 R2 C2 जो है वो एक कॉमन आर्म से कनेक्टेड रहते हैं। R1 वेरी करता है तो R2 भी वेरी करता है। जनरलाइज मैनर में आपका जो R1 है वो R2 के बराबर होता है, C1 जो है वो C2 के बराबर होता है। उस केस में आपका F इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई R1 R2 R स्क्वायर हो गया, C1 C2 C स्क्वायर हो गया, R स्क्वायर C स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे तो R C। F की टर्म में ऐसे लिखेंगे और ओमेगा विल बी 1 बाय R C। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है वेन्स ब्रिज में अप्लाइड सोर्स की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन का। तो यहाँ पे आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है फ्रीक्वेंसी के लिए हर्ट्ज की फॉर्म में, और ये रेडियन पर सेकंड की फॉर्म में आप इसको फाइंड आउट करेंगे। और आपका जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एज वेल एज स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम है, ऑप्शन दिए हैं कि ब्रिज की जो इक्वेशन है या बैलेंस कंडीशन में सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, आप इसे कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। ये जनरलाइज आप पहले ये तो आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा कि वेन्स ब्रिज का सेटअप इस तरह से होता है। दो कनेक्टिंग आर्म्स में, एक में सीरीज में आरसी लगा रहता है और दूसरे में कनेक्टिंग आर्म्स मतलब जिनका एक कॉमन पॉइंट हो, और साथ वाले पे आपका पैरेलल में आरसी लगा होता है। तो आप सीरीज वाले आरसी और पैरेलल वाले आरसी के सारे कंपोनेंट्स को लाइए और यहाँ पे लिख दीजिए। ये कॉम्बिनेशन मैसअप किए जा सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कि ये यहाँ पे लगा दी गई है या इन दोनों को यहाँ पे लगा दिया गया है, तो आप उससे कंफ्यूज ना हो। दो जो कनेक्टिंग आर्म्स है वो रेजिस्टेंस है और दो कनेक्टिंग आर्म जो है वो आरसी का कॉम्बिनेशन है सीरीज और पैरेलल में। तो आप उसे वेन्स ब्रिज की डेफिनेशन में डाल के और आप उसको रिकॉल करके और डायरेक्ट अपना फॉर्मूला यूज करके ऑप्शन जो है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये जो वेन्स ब्रिज है उसका फाइनल कंक्लूजन खत्म हुआ कि वेन्स ब्रिज इज यूज्ड टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अननोन वोल्टेज सोर्स, जो आपने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। अगर हम इसके सेलिएंट फीचर्स डिस्कस करें तो ये जो वेन्स ब्रिज है वो आपको 100 हर्ट्ज से लेके 100 किलो हर्ट्ज इस वाइड रेंज की फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट को ये आपको मेजर करके दे सकता है। ये इसका एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और सेकेंडली इट गिव्स अ मेजरमेंट एक्यूरेसी इन द रेंज ऑफ 0.1% टू 0.5%। बहुत हाई एक्यूरेसी का मेजरमेंट भी ये जो है वो आपको कंप्लीट करके देता है। यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर हम कंपैरिजन टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करें तो कंपैरिजन टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में हम अननोन क्वांटिटी को मेजर करते हैं बाय कंपेयरिंग इट विथ सम स्टैंडर्ड आर्म्स। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी का मेजरमेंट है ये R1 R2 C1 C2 के वैल्यू पे और उनके प्रिसीजन पे और उनकी क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर आप अपने इस सर्किट सेटअप में R1 R2 ये जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनको हाई एक्यूरेसी का, बहुत हाईली प्रिसाइज मतलब उनका अगर परफॉर्मेंस वाले आप कंपोनेंट सेलेक्ट कर लेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन में एरर है वो अपने आप ही जो है वो बहुत कम हो जाएगा। अगर आपका रेजिस्टेंस जो है वो 0.05 एक्यूरेसी के साथ या इतने उसके वेरिएशन के साथ वैल्यू लेके आता है और C अगेन अगर 0.05 का है तो आप बोल देंगे कि हमें जो फ्रीक्वेंसी है उसमें हमें 0.1 के वेरिएशन के साथ हम इसको मेज़र कर पा रहे हैं। तो ये आपका एक कंपैरिजन टाइप का इंस्ट्रूमेंट है और इसमें आपने बहुत हाई एक्यूरेसी के साथ और बहुत वाइड रेंज की जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप मेज़र कर पाते हैं। तो ये आपका हो गया है वेन्स ब्रिज, जो एक एसी ब्रिज का ही टाइप था। तो यहाँ पे हमने मोस्टली पूछे जाने वाले सभी पॉपुलर नेम ब्रिज, नेम के साथ उनका जो स्पेसिफिकेशंस हैं, जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव उसका स्टेटमेंट का एक आपका पोर्शन कवर करता है, एज वेल एज आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर भी लिखना हो सकता है कि डिस्कस और
मेथडोलॉजी और उसका वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ए वीन्स ब्रिज, तो आपको ये सेटअप बना के और इसकी एप्लीकेशन से शुरू करके ये बैलेंस इक्वेशन करके आपको इस तरह के कंक्लूजन भी मेंशन करने होंगे। तो हमने सारे इसी के साथ हमने ब्रिजेस कंप्लीट कर लिए हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रिज से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे, जो ताकि आपका इस पे जितना भी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं उसे आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।